हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रैना अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 11 फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया हुआ है। एंड पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ। इसमें जो डायरेक्ट वाला मेथड है वो तो डिस्कस किया ही था, बट साथ ही साथ इनडायरेक्ट मेथड के अंदर भी एक दो इसके पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम इनडायरेक्ट मेथड के जो बाकी के पार्ट्स हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले मेथड के साथ जिसका नाम है ट्रायंगुलर मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पर है एक पेड़, ठीक है, और आप चाहते हो इस पेड़ की हाइट को पता करना। तो ऑब्वियस है कि आप सिंपल स्केल की हेल्प से इसकी हाइट तो जल्दी से पता नहीं कर सकते। तो क्या किया जाएगा, उसके लिए हम ट्रायंगुलर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर मुझे अगर पता है कि वो ऑब्जेक्ट मेरे से कितना दूर है तो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूर माउंटेन का अगर आप हाइट पता करना चाहते हो तो वैसे उसको स्केल से तो मेजर किया नहीं होगा, तो उसको मेजर करने का एक अलग तरीका है। मतलब ये कि अगर मुझे डिस्टेंस पता है ऑब्जेक्ट का और मेरे बीच में तो मैं ये वाला मेथड अप्लाई करूंगा। लेकिन अगर मैं उस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता मेरे और ऑब्जेक्ट के बीच में तो एक अलग मेथड इस्तेमाल किया जाता है इसके हाइट को पता करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट को पता करने के लिए। तो देखिए बेटा, क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो, अगर आपको यह पता है कि आपके और इस पर्टिकुलर ट्री के बीच में क्या डिस्टेंस है तो अब आप मेथड क्या अप्लाई करोगे मैं वो बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आप एक्चुअली में सेक्सटेंट का इस्तेमाल करोगे। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए। सो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो आप इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके जो सबसे टॉप पॉइंट है ना मेरे ट्री का, सबसे टॉप पॉइंट जो है मेरे ट्री का, उसका एंगल पता करूंगा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल पाथ हो गया और मैं क्या करूंगा, ये एंगल जो है अपना पता कर लूंगा। ठीक है, डिस्टेंस मुझे पता है, एंगल मुझे पता है, तो यहां से लेके यहां तक जो ट्री की हाइट है वो तो मैं आराम से मेजर कर सकता हूं। और कैसे मेजर करूंगा, tan थीटा को अप्लाई करके। जैसे tan थीटा करूंगा तो मुझे ये वाली हाइट पता लग जाएगी। जैसे मुझे ये हाइट पता लग जाएगी उसमें मैं अपनी हाइट को ऐड कर दूंगा तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री मुझे आराम से मिल जाएगा। आई होप ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है। बाकी बात रह जाती थोड़ा मैथमेटिकली इसको सीखना, तो मैथमेटिकली मैं आपको सिखा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक ट्रायंगल क्रिएट होता है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जो x है वो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और मतलब मेरे और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो ऑब्जेक्ट जिसके आप हाइट को मेजर करना चाहते हो। तो टोटल हाइट आपकी मान लो h आपने मेजर करनी है। तो अगर एंगल मुझे पता है, एंगल कैसे पता लगेगा, जो मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट सेक्सटेंट, उसकी हेल्प से आप आसानी से ये एंगल को मेजर कर सकते हो। जैसे आपके पास ये एंगल आ गया, आपने क्या अप्लाई करना है, आपने अप्लाई करना है अपना ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज tan थीटा। अब थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, ए बी डिवाइड बाय ओ बी आपने करना है। अब जो ए बी है वो तो हमारे पास h हो गया और जो ओ बी है वो हमारे पास यहाँ पे x है जो कि एक्चुअली में डिस्टेंस है। तो अगर मुझे मान लीजिए डिस्टेंस के बारे में पता है तो tan थीटा से उसको मल्टीप्लाई करके मैं अपने h की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको आराम से आप कर सकते हो। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बात ये आती है कि अगर मान लीजिए मेरे पास माउंटेन है और उस माउंटेन की अगर हाइट मुझे पता करनी है तो उसका क्या तरीका है, उसका क्या मेथड है। तो उसके लिए एक बहुत ही फैंटास्टिक मेथड यूज किया गया। एक्चुअली क्या करते हैं हम उसके लिए, जैसे मान लो अब ये माउंटेन है, ठीक है, और मुझे करना है इस माउंटेन का हाइट पता करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक पोजीशन पे खड़ा होकर और सेक्सटेंट की हेल्प लेकर पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये पता करूंगा कि इस माउंटेन का जो टिप है, ठीक है, ये माउंटेन का टिप हो गया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा क्या एंगल बना रहा है। पहले तो मैं ये मेजर करूंगा, तो ये मैंने मान लिया है अपना थीटा 1, ठीक है।
उसके बाद मैं कुछ मतलब डिस्टेंस चल के दूसरी पोजीशन पे आ जाऊंगा। तो मान लीजिए अब मैं वही हूं, बस अब मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यहां से लेके यहां तक मैं आ गया हूं। और ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं डी है, और ये तो मुझे पता ही है क्योंकि मैं ही चल के आया हूं। फिर सेक्सटेंट की हेल्प से मैंने क्या किया, दोबारा इस हाइट को मैंने पॉइंट करते हुए अपना जो नया एंगल है उसको मेजर कर लिया, दैट इज θ2। बस अब सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री लगाकर मैं इसके हाइट को मेजर कर सकता हूं। अगर आपके मन में आ गया कि कैसे करूंगा, तो देखिए ये इसका जवाब है। तो देखिए ये जो आप यहां पे ए बी देख रहे हो, ए बी क्या है बेटा, आपके माउंटेन की हाइट है। θ1 क्या है, ये वो एंगल है जो इनिशियली मैंने बनाया था, जो स्टार्टिंग में मैंने बेसिकली आपका बनाया था। और उसके बाद जो आपका θ2 है, ये जब मैं नए पोजीशन पे आ गया था तब उसका एंगल है θ2। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले ये जो बड़ा ट्रायंगल आप देख रहे हो, कौन सा, ए सी एंड बी, ये बड़ा ट्रायंगल जो है, इसमें से मैं कोट θ1 फाइंड करूंगा। जो हमारा tan होता है ना, tan का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कोट कहा जाता है। तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सी से बी तक पूरा बेस है, और परपेंडिकुलर बेटा क्या हो जाएगी, ये आपकी हाइट है। तो हमने सी बी अपॉन ए बी यहाँ पे कर दिया है। तो क्या करूंगा मैं, एक्चुअली में सी बी को यहाँ फाइंड करूंगा। और सिमिलरली फिर अब जो नेक्स्ट वाला पॉइंट मेरा आ गया था, उस नेक्स्ट पॉइंट पर जो इसका थीटा एंगल है उसका फिर से मैंने कोट θ2 फाइंड कर लिया। और कोट θ2 फाइंड करके मैंने क्या फाइंड कर लिया कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब यहाँ पे हो जाएगा dB और डिवाइड बाय हाइट h हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, दैट इज कोट θ1 माइनस कोट θ2 मैं करूंगा, तो ऑब्वियस है ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब फ्रैक्शन तो सब्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन साथ ही साथ ये जो ए बी है वो एज ए कॉमन भी ले सकता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो मैंने इनको ए बी को कॉमन ले लिया। अब जैसे मैंने ए बी को कॉमन लिया तो यहां पे आ गया बेटा सी बी माइनस डी बी डिवाइड बाई ए बी। अब देखिए सी बी माइनस डी बी को समझें प्लीज, ये है सी, वो है बी। तो इस सी बी में से अगर मैं ये पॉइंट जो है डी बी अगर माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, ये x रह जाएगा ना। तो इसलिए मैंने यहां पे सी डी लिखा, उसको x डाल दिया, आ गया x डिवाइड बाय h। सिंपल, कुछ नहीं किया, कोट θ1 निकाला, कोट θ2 निकाला, दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सी बी माइनस डी बी बना उसको मैंने x सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस और कुछ नहीं था। h मेरा आ चुका है, और h क्या आया मेरा, x डिवाइड बाय कोट θ1 माइनस कोट θ2। सो फाइनली इस तरीके से हम आसानी से अपने h को यहां पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, इजी है ना। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको बस ये पता करना कि पहली पोजीशन के साथ क्या एंगल है, दूसरी पोजीशन के साथ क्या एंगल है, उनके कोट वैल्यू फाइंड करके आपस में सब्ट्रैक्ट करके आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है आपका ट्रायंगुलर मेथड, और इस ट्रायंगुलर मेथड से आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पता कर सकते हो। या अगर आपको डिस्टेंस पता है तो पहले वाला मेथड, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस नहीं पता ऑब्जेक्ट और आपके बीच में, तो ये वाला मेथड लगाकर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए बात बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग से ही हमें जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन अब उन तारों की अगर मुझे पोजीशन पता करनी हो तो किस मेथड से मैं उसको पता कर सकता हूं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर स्टार्स की पोजीशन पता करनी हो फ्रॉम अर्थ ऑफ कोर्स, तो हम पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड कहते हैं। देखिए एक बात आपको मैं अच्छे से समझा दूं, पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल उन तारों के डिस्टेंस को पता करने के लिए किया जाता है जिनका डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम हो। अगर डिस्टेंस ऑफ स्टार इज लेस देन 100 लाइट ईयर्स तो आप पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उसका जो डिस्टेंस है 100 लाइट ईयर से ज्यादा है तो इसके बाद जो मेथड आपको बताऊंगा उस मेथड की हेल्प से उसको मेजर किया जाता है। क्लियर। अब सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि सर ये पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे ये समझने के लिए कि एक्चुअली में पैरेलैक्स क्या होता है, ठीक है। तो पैरेलैक्स के लिए सबसे पहले आपके सामने मैंने देखो बॉक्स बना के आपको दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड में एक पेंसिल को पकड़ना है, और वो जो पेंसिल है ना वो आपने, जैसे मेरे पास में पेन है या पेंसिल जो भी ले लीजिए,
ये जो लाइन आपको यहां दिख रही है, सेंटर वाली लाइन जो है, इस लाइन के साथ जो पेंसिल की टिप है वो आपने मैच कर लेनी है। ठीक है, ये आपका काम है। क्या करना है, आपने पेंसिल लेना है, पेंसिल की जो टिप है वो इस लाइन के साथ मैच कर लेनी है। अब आप क्या करेंगे, तो अब पेंसिल बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए, ठीक है, और जो उसकी टिप है वो इस लाइन पे होनी चाहिए। अब आप पहले क्या करेंगे, पहले आप अपनी जो लेफ्ट आई है इसको बंद करेंगे और जो मेरा पेंसिल है उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करो विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। फिर अपनी जो राइट आई है उसको बंद करें और उसके बाद मेरे पेंसिल की पोजीशन को देखिए विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। तो आपको पता क्या नजर आएगा कि पेंसिल एक बार इधर शिफ्ट हो गया और एक बार इधर शिफ्ट हो गया। इसी को पैरेलैक्स कहा जाता है। जो जो शिफ्ट आती है ना बेटा पोजीशन में, उसको क्या कहा जाता है, पैरेलैक्स। बाकी अगर डेफिनेशन देखनी है तो ये आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में कहता है कि पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम द टू डिफरेंट पोजीशन। तो अब मैंने यहां पे आपके लिए कर दिया, पेंसिल मैंने हटा दी है, एक बार आप खुद करके देख लीजिए क्या आपको ऐसा होते हुए नजर आता है कि नहीं आता है ना। तो आप इसको करके देख लीजिए। क्लियर। तो ये हो गया बेटा पैरेलैक्स। अब एक बात आपको और बता दूं, जो भी हमारे को दो पोजीशंस नजर आती हैं उनके बीच का जो लेंथ होता है उसको कहा जाता है बेस। ठीक है, अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी ये दो आईज हैं, जैसे लेफ्ट हमारे पास लेफ्ट आई होगी, हमारे पास जो राइट आई है, इनके बीच का जो लेंथ है इसको बेस माना जाएगा। क्लियर। अब करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा एल मतलब लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, आर आपका राइट आई को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों के बीच का जो लेंथ है उसको बेस कहा गया है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है ना, लेफ्ट आई वाला, देखो एक्चुअली में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया दे दूं। एक्चुअली में होता क्या है, होता बेटा ये है कि जब हम लेफ्ट आई से देखते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी मुझे यहां इस तरफ नजर आती है, और अगर मैं राइट को देख तो यहां पर हमें कुछ नजर आती है। ठीक है, हमें एक्चुअली क्या करना होता है बेटा, ये जो एंगल यहां दिख रहा है ना, इस एंगल को बेसिकली फाइंड करना होता है। अगर तो देखो मुझे ये एंगल पता लग जाए तो मैं ये x जो है फाइंड कर सकता हूं। x क्या है, x एक एवरेज डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का हमारे आई से। तो इसी मेथड को पैरेलैक्स मेथड आपका कहा गया है। तो पैरेलैक्स मेथड जो है ना बेटा, इतना टफ मेथड नहीं है, एक ऐसा मेथड है बेटा जिससे आप आसानी से ये पता कर सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, खासतौर पे हम बात कर रहे थे बेटा किसका, स्टार की हम बात कर रहे हैं। तो जो स्टार की जब हम बात करते हैं तो 100 लाइट ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर 100 लाइट ईयर से कम है तो फिर हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये जो एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है थीटा एंगल, इसको कहा जाता है आपका दैट इज पैरेलैक्स एंगल। पहले तो ये क्लियर कर लो। इसको पैरालैक्टिक एंगल भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैरालैक्टिक, लैक्टिक एंगल भी इसको कहा जाता है। तो कुछ कुछ बड़े बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, अगर ये बेसिक टर्म्स पता हो तो हमारा आंसर देना हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये बस आपने याद रखना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमारा बेस, या इसको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो ये आप याद रखें, ये हमारा क्या है, बेसिस है। ये पैरालैक्टिक एंगल है, या फिर पैरेलैक्स एंगल इसको बोला जाएगा। अगर ये मुझे पता है तो मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ना एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो ये जो थीटा एंगल है ना, ये बहुत ही स्मॉल होना शुरू हो जाता है। और उस कंडीशन के अंदर ये जो लेंथ है ना, एक्चुअली में आर्क ऑफ ए सर्कल की तरह ये बिहेव करता है। मतलब जब एंगल हमारा बहुत स्मॉल हो जाए, व्हेन थीटा इज स्मॉल, ठीक है, तो उसके बाद जो आपका एल आर है जो कि बी के बराबर, जो कि बेसिस है, वो बिहेव करता है, बिहेव लाइक एन आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल। और हमें पता है बेटा थीटा क्या होता है, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो अगर मुझे थीटा पता है, आर्क तो बेटा मुझे पता ही है ना, बी है ना, तो मैं एक्स को फाइंड कर सकता हूं। देखिए अगर मुझे एक्स को पता करना ही है तो बी बाई थीटा करके मैं आसानी से ये पता कर सकता हूं कि व्हाट इज
द एवरेज डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम माई आई। और एक बात प्लीज 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 हमेशा याद रखना कि ये जो एंगल बेटा आप यहां पे यूज करते हो, ये जो एंगल है ये आपका रेडियन में होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे एनसीईआरटी के उस दौरान ये बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो एंगल है ये आपका रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो सिंपल बात है, बाकी हो जाएगी। अच्छा, जैसे मैं आपको कह रहा था, अब प्रॉब्लम वाली बात पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी भी स्टार की ऑब्जर्वेशन करते तो ऑब्वियसली स्टार में से बहुत दूर है, जैसे जैसे स्टार आपका दूर होता जाता है वैसे वैसे ये जो थीटा एंगल है ये स्मॉल होता जाता है। अब अगर थीटा स्मॉल है तो ऑटोमेटिकली जो बेस है ये आर की वैल्यू भी बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो एक ना प्रॉपर वैल्यू ऑफ थीटा मुझे मिल सके या एक प्रॉपर वैल्यू ऑफ पैरेलक्स एंगल मुझे मिल सके, इसलिए इसके बेस को बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि बेस जितना बड़ा होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी आपका बड़ा होता जाएगा। अब जो मेथड मैं बताने लगा हूं उस मेथड की हेल्प से कैसे इसको किया जाता है अब हम वो देखेंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये बहुत ही एक अल्टीमेट मेथड है आपका। इस मेथड की हेल्प से हम किसी भी नियर स्टार, ये एन क्या है, ये स्टार है जिसका जो एवरेज डिस्टेंस है मैं पता करना चाहता हूं वो मैं पता कर सकता हूं। तो मन में आता है सर ये कैसे पता करेंगे आप, तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा, लेकिन सबसे पहले समझे कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, यहां पर एक मान लेते ये अर्थ है, अर्थ मेरे पोजीशन ए पर है, तो यहां पर सबसे पहले ए पोजीशन पे मैं दो स्टार्स को ऑब्जर्व करता हूं। पहला जो स्टार है वो एफ है, और एफ का जो डिस्टेंस है एन के कंपेरेटिवली इतना दूर है कि मैं चाहे उसको अपने ऑर्बिट के इस पोजीशन में देखूं चाहे अपने ऑर्बिट के इस पोजीशन पे देखूं, मुझे मेरा स्टार हमेशा उसी पोजीशन पे ही नजर आएगा। मतलब इतना ज्यादा दूर है कि वो मेरे लिए हमेशा एज ए कांस्टेंट होगा, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं ए पॉइंट पर भी हूं तो भी मेरे को एफ वहां दिखाई दे रहा है ऊपर, और अगर मैं 6 महीने बाद अपने ऑर्बिट, देखो ऑर्बिट जो है 12 महीनों के अंदर आप पूरा कवर करते हो ना, तो पहले आप यहां हो, 6 महीने बाद एग्जैक्टली आप बी पॉइंट पे आ जाओगे। तो अगर बी पॉइंट से जब आप उसी स्टार को ऑब्जर्व करेंगे तो अभी भी वो वहीं पे ही है। तो ये बात पहले समझो कि एफ क्या है। तो मैं क्या करूंगा, वही टेलीस्कोप का यहां पे इस्तेमाल करेंगे। टेलीस्कोप क्या करता है, टेलीस्कोप क्या करता है, सबसे पहले ना ये जो एफ वाला स्टार है इसको पॉइंट करता है, एफ वाले स्टार को पॉइंट करने के बाद वो जो एन वाला स्टार है उसको पॉइंट करेगा। अब ये जो एंगल बना है आपका इन दो के बीच में वो हमारा थीटा 1 है। पॉइंट समझ में आया, थीटा 1 एग्जैक्टली है क्या आपका। उसके बाद देखिए ध्यान से, 6 महीने के बाद मैं यहां से उठ के यहां पर आ गया और फिर से मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन करी, फिर से मैंने एफ को देखा, एफ को देखने के बाद मैंने अपना नियर वाला जो स्टार जिसको ऑब्जर्व करना था उसको देखा। तो ये जो एंगल अब इन दोनों के बीच में बना है मैं वो एंगल थीटा 2 यहां पे ले रहा। अब आप देख सकते हो बेटा कि ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब आप बोलेंगे 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों है यार, देखो एक सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो हो गया इन दोनों के बीच में, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया इन दोनों के बीच में, तो टोटल कितना बेस हो गया आपका, जो बेसिस है, सॉरी नॉट बेस, बेसिस जो है उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसका इस्तेमाल करके मैं आसानी से अपनी इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। आई होप आप बात को तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं, राइट। ठीक है, सो देखिए अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये एंगल थीटा 1 है, तो ये जो ऑल्टरनेट एंगल है थीटा 1 ये हो जाएगा। सिमिलरली बेटा थीटा 2 जो है इसका ऑल्टरनेट एंगल अंदर थीटा 2 ये बन जाएगा। तो टोटल एंगल कितना है यहां पे, टोटल एंगल, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा बेटा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, एंड यहां से मैं यूज करूंगा कि एंगल जो होता है वो होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस। अब यहां पर जो आर्क है वो मेरा ए बी है, बेसिस ही होता है आर्क बेटा, और रेडियस जो है वो मैं यहां पे x मान लेता हूं, जो कि एवरेज डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में ना, सेम रहेगा तो x मान लेता हूं। ये वाला इसकी बात हो रही है बेटा, याद रखना ये वाली लेंथ की, ठीक है। तो ये मेरा x हो गया।
तो अगर मैं इस x को पता करना चाहता हूं तो AB को डिवाइड करना पड़ेगा इस एंगल के साथ। तो AB तो है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है और मीटर में क्या इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अब ये नहीं बताऊंगा, अब आपने खुद इसको देखना है। एंगल क्या है आपका बेटा, θ1 प्लस θ2। तो बस इस मेथड से हम आसानी से अपने जो स्टार है जिसका डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम है उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर है, ये आपका एज ए होमवर्क है, देखो क्या है, ताकि इसे बहाने याद होगा। उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय θ1 प्लस θ2। याद रखें कि दोनों वैल्यूज जो हैं ये रेडियंस में होनी चाहिए, और तब जाकर बेटा आप इसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है एक ऐसे स्टार की पोजीशन को पता करने के लिए जिसका डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार की पोजीशन को पता करना जिसका डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से ज्यादा हो। अब इसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या किया जाता है मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले ना हम एक नियर बाय ब्राइट स्टार है ना उसका फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इमेज ले लेते हैं और उससे उसकी जो इंटेंसिटी है वो पता कर लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने सन को ही अपना वो नियर स्टार मान लिया और सन की पिक्चर मैंने फोटोग्राफिक प्लेट में लेके उसकी जो इंटेंसिटी है वो मैंने नोट कर ली। फिर एक ऐसा फेड स्टार जो 100, ऑब्वियस ना बेटा, जितना दूर होगा उसकी जो पिक्चर है उतनी फेड हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी भी उतनी कम हो जाएगी। तो याद रखें सबसे पहले मुझे 2 स्टार चाहिए। पहला जिसको आप मेजर करना चाहते हो और वो फेड वाले स्टार्स होंगे, एक वो जो बहुत ब्राइट होना चाहिए जिसका डिस्टेंस हमें लगभग पता हो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, इन दोनों की पिक्चर को फोटोग्राफिक प्लेट पे लेके उनकी इंटेंसिटी को मेजर करेंगे। और हमने ये स्टडी किया हुआ है कि जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए जो ब्राइट वाला है, ठीक है, उसका जो इंटेंसिटी है वो IB है और जो डिस्टेंस है वो RB में ले लेता हूं, और जो फेड वाला है उसकी इंटेंसिटी में IF ले लेता हूं, और जो मेरा है RF वो डिस्टेंस है उस स्टार का जिसको मैं मेजर करना चाहता था। तो क्योंकि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ कि IB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RB का स्क्वायर, और दूसरा क्या हो गया IF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RF का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आएगा IB अपॉन IF इज इक्वल टू RF का स्क्वायर डिवाइड बाय RB का स्क्वायर। तो अगर आप RB या RF कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो आ जाएगा रूट ऑफ IB डिवाइड बाय IF इंटू RB। सो देखिए RB तो मुझे पता ही है, बाकी फोटोग्राफिक प्लेट की हेल्प से मैं IB भी पता कर लूंगा, IF भी पता कर लूंगा। तो बस इसी की हेल्प से मैं RF को कैलकुलेट कर लेता हूं जो मेरे फेड स्टार का डिस्टेंस है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं ये उस स्टार का डिस्टेंस है जिसकी दूरी हमारे अर्थ से 100 लाइट ईयर्स ज्यादा हो। तो एक बहुत ही बेहतरीन एक मेथड, एक ऐसा मेथड जिससे मैं आसानी से ये जो डिस्टेंस है वो मेजर कर सकता हूं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये मून है, अगर मान लीजिए मैं इसके साइज को पता करना चाहूं तो कैसे पता करूंगा, है ना, फैसिनेटिंग थिंग। जैसे मान लो अब ये मून है, अब इस मून का साइज, मतलब मान लीजिए मैं इसका डायमीटर मेजर करना चाहूं तो कैसे मेजर करूंगा फ्रॉम अर्थ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर वो ट्रिग्नोमेट्री सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम यूज करते हैं बेटा यहां पर एक टेलीस्कोप का। अब टेलीस्कोप क्या करेगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो यहां पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। टेलीस्कोप से ना सबसे पहले मैं उसको पॉइंट करूंगा मेरे मून के सबसे
कहते नहीं होते साइड वाले पॉइंट से, ये इससे इधर वाला पॉइंट, मतलब ये सबसे एज वाला पॉइंट जो है वहां पे इसको ऑब्जर्व करूंगा। उसके बाद जस्ट इसके डायग्राम जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट, मैं ये पता करूंगा टेलीस्कोप से कि एक्चुअली में जब मैं अपने टेलीस्कोप को मैंने इस पॉइंट पे किया और उसको जब मैं इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा हूं तो कितने एंगल से ये टिल्ट हो रहा है। तो एक्चुअली मैं ये एंगल पता करूंगा टेलीस्कोप से, क्या करूंगा, इस एंगल को मैं पता कर लूंगा। जब मुझे इस एंगल के बारे में पता लग गया, अब मुझे एवरेज डिस्टेंस तो पता ही है कि मून और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है, और अगर वो एक बार मुझे पता लग गया तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करके मैं आसानी से ये जो आपकी साइज है, ये साइज कहूं या इसका जो डायामीटर है मून का, वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको अर्थ है, अर्थ के बाद हमने बेटा मून दिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि डायमीटर का ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, उसका एंगल जो सबस्टेंड है वो हमारा थीटा है। तो एक्चुअली मैं आपको ये बता देता हूं कि मून के केस में जो डायमीटर एंगल सबस्टेंड करता है वो लगभग 0.5 डिग्री का ही होता है एंगल आपका, है ना। फैसिनेटिंग, कितना, मतलब 1 डिग्री का हाफ डिग्री बेसिकली। तो बस थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का कॉन्सेप्ट लगाकर हम बेसिकली आर्क जो कि यहाँ पे डायमीटर उसको कैलकुलेट करते हैं, रेडियस एस है, थीटा आपका एंगल है, ये पता लग जाए तो मैं आर्क जो कि इसका डायमीटर है वो आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए कितने सिंपल तरीके से और आसानी से आप ये सब कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड थे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, या अगर मुझे हाइट पता करनी हो या साइज पता करना, वो सब हमने स्टडी कर लिया है। एंड आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।